दोस्तों ये कहानी प्रिया की है जो कि पटना की रहने वाली है और प्रिया पटना में ही रहकर अपनी एलएलबी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों प्रिया बहुत ही गरीब घर की थी। उसके पापा जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। दोस्तों प्रिया अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। प्रिया के पापा को लगता था कि उनकी लड़की अब बड़ी हो गई है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, जिस वजह से प्रिया के पापा प्रिया के लिए एक अच्छा सा लड़का देखने लग जाते हैं। और कुछ ही समय के बाद प्रिया के पास के ही एक रिश्तेदार उन्हें एक अच्छा रिश्ता बताते हैं जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर था। दोस्तों उस लड़के का नाम कमल होता है। कुछ समय बाद प्रिया के पापा कमल के परिवार वालों से मिलते हैं और फिर प्रिया की शादी कमल से दोस्तों फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों की शादी में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी और वो समस्या ये थी कि दहेज में लड़का जो था वो 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहा था और गाड़ी में भी वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि 30-35 लाख वाली एसयूवी गाड़ी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा तो बहुत ज़्यादा गरीब थे और वो इतनी महंगी गाड़ी या फिर इतना ज़्यादा दहेज तो दे नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी जब सब रिश्तेदार लोग आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो दोनों परिवार के बीच बातचीत किसी तरह से बन जाती है और प्रिया के पापा कमल के घर वालों से और कमल से ये भी कहते हैं कि बेटा हमसे जितना बन सकेगा हम उतना दहेज तुम्हारे लिए देंगे, लेकिन बात अगर गाड़ी की है तो मैं वैसी महंगी वाली गाड़ी तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो हो सकेगा वो गाड़ी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। लेकिन दोस्तों जो कमल था वो एकदम से जिद पकड़ लेता है कि नहीं, उसको तो 30 से 35 लाख वाली गाड़ी ही चाहिए क्योंकि वो एक सरकारी नौकर है। लेकिन दोस्तों कमल जो था वो प्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि दोस्तों प्रिया देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। अभी वो एलएलबी की तैयारी कर रही थी तो कुछ समय के बाद वो एक जज बन जाती। अगर जज भी ना बनती तो एक वकील तो बनना उसका लगभग पक्का था, जिस वजह से कमल के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है तो कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं और शादी कर ली जाए। उसके बाद दोस्तों कमल के पापा मम्मी प्रिया के पापा मम्मी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो दहेज दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रिया और कमल की शादी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया के पापा थे वो इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि दोस्तों वो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले आदमी थे और उनके पास अब इतना पैसा तो था नहीं कि वो दहेज का इतना सारा सामान खरीद पाए और लड़के के लिए 30 से 35 लाख की गाड़ी दे पाए। दोस्तों प्रिया के पापा के पास उनकी एक थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा था। उसी ज़मीन पर वो लोग अक्सर अनाज वगैरह उगाया करते थे और इसी अनाज से उनके घर का जो रोज़ी रोटी थी वो चला करती थी। दोस्तों अब प्रिया के पापा के पास और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था तो प्रिया के पापा उस ज़मीन को गिरवी रख देते हैं और उससे जो भी पैसा मिलता है वो उस पैसे से कमल के लिए दहेज देने के लिए बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। और दोस्तों साथ ही वो एक 10 लाख वाली 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदते हैं और एक अच्छे से बैंकेट हॉल को बुक कर देते हैं, बस यही सोचकर कि हमारी लड़की अगर वहाँ जाएगी तो हमारी लड़की वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। यही सोच के प्रिया के पापा अपनी बेटी की शादी ज़मीन गिरवी रख के उससे तय कर देते हैं। दोस्तों प्रिया अपने पापा से कहती भी है कि पापा क्या ज़रूरत है इन सब की, इतना सारा दहेज देने की और ऐसे लड़के से शादी करने का जिसके कारण हमारा खाने पीने का सहारा भी छिन जाए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इससे तो ना सिर्फ हमारी ज़मीन जाएगी बल्कि हमारे खाने पीने का सहारा भी छिन जाएगा। ये शादी मैं नहीं करना चाहती, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँगी। आप प्लीज़ इतना ज़्यादा दहेज देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा उसकी बातों को नहीं मानते और आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी माता पिता तो यही सोचेंगे कि उनकी लड़की की शादी जहाँ भी हो वहाँ वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताए। उसके बाद दोस्तों शादी की तैयारियाँ धूमधाम से होने लगती हैं और शादी का दिन भी अब नज़दीक आ जाता है। कुछ दिनों के बाद कमल जो है वो धूमधाम से बारात लेकर प्रिया के घर आ जाता है। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाला का समय होता है तब कमल प्रिया के पापा से कहता है कि हमारे दहेज का सामान जितना भी आप लोगों ने लेके रखा है वो सारा सामान एक बार हमें दिखा दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रिया के पापा दहेज का सारा सामान कमल के मम्मी पापा और दूसरे बारातियों को दिखाते हैं। दोस्तों सभी लोग उस सामान को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कमल जब गाड़ी को देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोगों से मैंने दूसरी गाड़ी के लिए बोला था और आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी में मैं नहीं लेता ये वाली गाड़ी। जब तक मुझे मेरी वाली गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों मामला वहाँ पे बिगड़ने लगता है। शादी का माहौल था, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा भी हो गए और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। प्रिया के जो पापा थे वो कमल के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा
मैं जितना कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया। और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं, हमारी बेटी को भी तो देखिए, हमारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है और 1-2 सालों में वो जज बन जाएगी, और जज नहीं तो वकील तो बन ही जाएगी। उसकी बातों का भी तो ध्यान रखिए ना, सिर्फ दहेज की ही बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कमल फिर भी प्रिया के पापा की बातों को नहीं मानता। तब तक कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार लोग वहां पर आके जमा हो जाते हैं और कमल के मम्मी पापा को समझाने लगते हैं। कमल के मम्मी पापा भी अब कमल को समझाते हैं, लेकिन दोस्तों कमल तो समझने का नाम भी नहीं ले रहा था। कमल के पापा मम्मी यहाँ तक कहते हैं कि बेटा जो मिल गया वो मिल गया, अब इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अब आराम से शादी कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों कमल किसी की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और अब तो वो बदतमीज़ी तक पे उतर आया। उसने प्रिया के पापा से ना सिर्फ बदतमीज़ी करी बल्कि उनको बातों बातों में थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा फिर भी कमल के पैरों में गिरकर उनसे हाथ पैर जोड़कर विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बात अगर सिर्फ गाड़ी की है तो मुझे कुछ समय का टाइम दो, मैं कैसे भी पैसों के इंतज़ाम करके आपको वो गाड़ी भी ला के दे दूँगा। आप लोगों को जितना मिल रहा है आप लोग फ़िलहाल उतना तो रख लो और मेरी बेटी से चुपचाप शादी कर लो। इसी बीच कोई रिश्तेदार जाकर प्रिया को ये सारी बात बता देता है कि कमल ने गाड़ी और दहेज को लेकर तुम्हारे पापा से बदतमीज़ी की है और उन्हें मारा है। दोस्तों प्रिया जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और प्रिया एक रूम के अंदर सज संवर के अपने रूम में बैठी हुई थी और वो जयमाला की तैयारियों में लगी हुई थी। वो तो बस वेट कर रही थी कि कब समय वो आएगा और वो जयमाला के लिए जाएगी और अपने पति के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों जब उसको ये बात पता चलती है कि कमल उसके पापा को मार रहा है, दौड़ती हुई अपने पापा के पास जाती है और वहाँ जब वो जाती है तो उसको पता चलता है कि जो कमल है वो सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में इतना सारा हंगामा किया हुआ है। दोस्तों प्रिया बहुत ज़्यादा कमल के ऊपर गुस्सा हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसानों से मैं शादी कभी नहीं करना चाहूँगी, तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे अब कभी शादी नहीं करूँगी। दोस्तों प्रिया अपने पापा से कहती कि पापा मैं तो आपसे बहुत पहले मना कर रही थी कि जो लड़का इतना ज़्यादा दहेज लेकर मुझसे शादी करेगा तो क्या पता वो लड़का मुझे खुश भी रख पाए या नहीं रख पाए। अगर सोचे कि मैं इसके साथ शादी करके इसके घर भी चली जाती हूँ तो ये हमेशा किसी न किसी बात पे मुझे जलील करता रहेगा, मारेगा पीटेगा और दहेज को लेकर मुझे अक्सर परेशान करेगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं अकेली ही पूरी ज़िंदगी बिता दूँ। दोस्तों ये सब बातें सुनकर जितने भी बारात के लोग थे वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों जो कमल था वो तो बस अपनी जिद पकड़े हुए बैठा हुआ था और कहता था कि जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों अब इन्हीं बातों को करते करते और दोनों पक्षों में बहस और झगड़ा होते होते रात के 12 बज जाते हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जिसके बाद कमल अब अपनी बारात को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा रोना धोना करते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और परेशान भी क्यों ना हो दोस्तों, कितनी बड़ी मुश्किलों से तो इन्होंने पैसों का इंतज़ाम किया था, तब जाके उनकी शादी की बारी आई थी और लड़का उस पर बारात लेकर वापस चला गया। बस यही सब सोचकर प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन दोस्तों प्रिया भी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। दोस्तों जो ज़मीन थी वो लोग तो पहले से ही उस ज़मीन को गिरवी रख चुके थे जिससे वो खेती करके कुछ अनाज पैदा करके अपना गुजारा करते थे और जिन पैसों से उन्होंने ये सामान ख़रीदा था अब वो भी इनके किसी काम का नहीं रहा, जिस वजह से अब सारा सामान भी उनका नुकसान ही हो गया। लेकिन दोस्तों प्रिया हिम्मत नहीं हारती, अपने आप को हौसला देती है और फिर कुछ दिनों बाद वो पटना जाकर फिर से अपनी LLB की पढ़ाई को शुरू कर देती है। प्रिया के गांव में ही एक लड़की की शादी होती है तो प्रिया के पापा सारा सामान बहुत ही कम पैसों में उनको दे देते हैं, जिस कारण से उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और जो सामान का नुकसान हो रहा था वो बिक भी जाता है। दोस्तों प्रिया पटना में ही रहकर अब खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है और जब उसकी LLB की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है और पढ़ाई करने के साथ साथ दोस्तों वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगती है ताकि उसके रोज़ के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो निकल सकें। दोस्तों प्रिया पहली बार सिविल जज का एग्ज़ाम देती है लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाती।
लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, फिर से तैयारी करती है, दूसरी बार एग्ज़ाम देती है, लेकिन दूसरी बार भी उसका किस्मत शायद साथ नहीं देती और सिर्फ कुछ ही नंबरों से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपना हौसला बनाए रखती है और अब तीसरी बार वो एग्ज़ाम में बैठती है और तीसरी बार में सिविल जज का एग्ज़ाम को क्लियर कर जाती है और उसका सिविल जज में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन जज में हुआ था उस दिन प्रिया बहुत ज़्यादा रोती थी और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि कैसी कैसी हालातों में उसने अपना ये समय गुजारा था और आज उन हालातों से निकलने के बाद वो एक सिविल जज बनी थी। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए। हो सकता है कि आप इस कहानी के माध्यम से उस दर्द को ना समझ सकें, लेकिन जिस इंसान के ऊपर ये सब बीतती है वो ये सब कुछ समझ सकता है। तो दोस्तों प्रिया जब जज बन जाती है तो उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि इसकी कमल से शादी नहीं हुई। जल्द ही वो प्रिया के गांव और आसपास में ये बात भी फैल जाती है कि प्रिया एक सिविल जज बन चुकी है और अब ये खबर दूर दूर तक गाँव तक पहुँच जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये बात कमल के घर वालों को पता चलती है कि प्रिया अब सिविल जज बन गई है, तो जिस वजह से कमल के घर वाले भी अब बहुत ज़्यादा पछताने लगते हैं। कमल को भी ये बात पता चलती है कि प्रिया सिविल जज बन चुकी है, तब वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि उसने बेकार में सिर्फ एक कार के पीछे इतना ज़्यादा लफड़ा किया। अगर आज वो उससे शादी कर लेता तो वो सिविल जज का हस्बैंड कहलाता। लेकिन दोस्तों जब प्रिया सिविल जज बन जाती है तो उसकी पोस्टिंग कई जगह पर होती है, कभी इधर कभी उधर, और कई जगह पर उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन 3 सालों बाद जब प्रिया की पोस्टिंग बिहार के गया ज़िले में होती है तो वहाँ पर दोस्तों वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही होती है, जज की सेवाएं दे रही होती है। तभी दोस्तों कोर्ट में एक 50 साल की बूढ़ी औरत आती है और प्रिया से कहती है कि जज साहब मेरी मदद कीजिए, कुछ लोगों ने मेरी ज़मीन को कब्जा लिया है और मेरे पास ज़मीन के सारे कागज़ हैं, लेकिन जब भी मैं उन लोगों से बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि हम तुझे ज़मीन वापस नहीं देंगे। मैं उस पर खेती बाड़ी करना चाहती हूँ तो वो लोग मुझे मारते हैं और पीटते हैं। जज साहब मैं बहुत परेशान हूँ, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उनका कुछ नहीं कर पाती। अब आप ही आखिरी मेरा सहारा हो, आप कुछ कीजिए, इंसाफ दीजिए मुझे। दोस्तों प्रिया उस औरत की ज़मीन के कागज़ वगैरह देखती है तो सब कुछ सही होते हैं, जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी ज़मीनें उस औरत के नाम पर ही ली हुई थी, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने उसकी ज़मीन को कब्ज़ा कर रखा था। दोस्तों प्रिया अपने कुछ अधिकारियों से बात करती है और उन लोगों के पास में जिन्होंने ज़मीन कब्जाई थी एक कोर्ट से नोटिस भी आती है और कुछ समय के बाद उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों जब प्रिया उन लोगों को कोर्ट में देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस औरत की ज़मीन जिन लोगों ने कब्जाई थी वो लोग कोई और नहीं बल्कि कमल के ही माता पिता और कमल था। ये सब देखकर प्रिया को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, मानो उसके तो पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। कमल के पापा भी प्रिया को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि जज साहिबा वो ज़मीन हमारी है, हम तो 20 साल से उस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, लेकिन ये औरत हमारे बगल की में रहने वाली है और हम पे ना जाने क्यों ऐसे झूठे झूठे इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। फिर दोस्तों प्रिया जब ये बातें सुनती है तो वो कुछ देर सोचती है और फिर कमल के पापा से कहती है कि क्या आप कुछ देर चुप रह सकते हो, मैं अच्छी तरीके से आप लोगों के बारे में जानती हूँ, आप किस तरीके के इंसान हो, मुझे मत बताओ कि आप कितने शरीफ हो, मैं सब हरकतों से आपकी बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। उसके बाद दोस्तों कोर्ट के अंदर ही लेखपाल को बुलाया जाता है और जितने भी ज़मीन के कागज़ वगैरह थे सब कुछ निकलवाए जाते हैं। तो दोस्तों जो लेखपाल साहब थे वो कहते हैं कि जो सारा ज़मीन है वो उस औरत के नाम पे है और ज़बरदस्ती वो लोग उस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों प्रिया ये सब देखकर कमल और कमल के पापा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उन पे 50,000 का जुर्माना लगा देती है और कहती है कि ये 50 साल की बूढ़ी औरत पिछले 1 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही है, तो उसका जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो सारा पैसा तुमको देना पड़ेगा और इस केस को मैं अभी बंद नहीं करूँगी। तुम लोग ज़मीन जितना लिए हो इससे वो सारी ज़मीन तुम्हें इनको वापस करनी पड़ेगी और उससे कब्ज़ा हटाना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर अगर तुमने कभी भी इस औरत को परेशान किया या कोई गलत कदम उठाया जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी और पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ही तुम्हें गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों कमल के पापा हाथ जोड़कर प्रिया के सामने माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहिबा वो ज़मीन हमारी है, वो हमारी लाखों रुपए की ज़मीन है, प्लीज़ हम लोगों के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों प्रिया उन लोगों की बातों को नहीं सुनती और अपना फैसला सुना देती है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों कमल और कमल के पापा यहीं पर हार नहीं मानते
अगले दिन जैसे ही वो लोग प्रिया के घर पहुंचते हैं और प्रिया से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वो ज़मीन हमें दिलवा दो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन दोस्तों प्रिया उन लोगों को अपने घर से धक्के मार के भगा देती है और कहती है कि आज के बाद दोबारा कभी भी तुम मेरे घर मत आना। दोस्तों प्रिया ने अपना बदला कमल और उसके पापा से भी ले लिया था और एक तरह से उस बूढ़ी औरत को इंसाफ भी दे दिया था। दोस्तों जब ये बात प्रिया के पापा को पता चलती है, कमल और उसके पापा कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने एक बूढ़ी औरत के साथ इतना गंदा काम किया था, तो ये बात सारी बातें सुनकर प्रिया के पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको लग रहा था कि शायद चलो अच्छा हुआ कि प्रिया की शादी कमल से नहीं हुई। क्या पता कि शादी अगर हो जाती तो हमारी बेटी प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों आप लोग प्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिया ने जो कमल के साथ और उसके पापा के साथ किया, क्या वो सही था? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।